नमस्कार दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। 1996 में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के लिए। उसके बाद 1998 में ये 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने और 1999 से लेकर 2004 तक इन्होंने अपनी फुल टर्म कंप्लीट करी। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे थे जिन्होंने एक फुल टर्म कंप्लीट करी हो। इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट देखी कि मेरे ओपिनियन में दोस्तों इन्हें इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स कहा जाना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी और ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसकी एनालिसिस करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं। पीने का पानी नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य, सड़कें नहीं, और अब बिजली का बड़ा भारी संकट पैदा हो गया। कोई ध्यान नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी पॉलिटिशियंस के इंटेंशंस जानने हैं कि वो कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, तो ये आप जान सकते हैं ये देखकर कि वो पॉलिटिशियन बेसिक फंडामेंटल इश्यूज पे कितना फोकस करता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बिजली, सड़क और पानी हो गया। अटल जी एक ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो इन इश्यूज पे काफी फोकस किया करते थे, स्पेसिफिकली एजुकेशन पे। 2001 में इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देने का फैसला किया गया और ये स्कीम दोस्तों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट नीचे गए, एनरोलमेंट रेशियोज ऊपर गई। एक्चुअली में कितनी सक्सेसफुल रही आप ये डेटा और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये ग्राफ डिपिक्ट करता है कि कितने बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाहर हैं, कितने बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। तो 1985 में 25 मिलियन बच्चे हमारे देश में स्कूल में नहीं पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि ग्राफ कितनी तेजी से नीचे गिरा कि 2006 तक ये नंबर सिर्फ 4 मिलियन तक रह गया था। 5 सालों में इतना बड़ा चेंज लिया है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अटल जी की सरकार ने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके ये भी डिक्लेयर कर दिया कि फ्री एजुकेशन हमारे देश में हर बच्चे का राइट है। एजुकेशन के बाद साइंस की कितनी अहमियत है देश को आगे बढ़ाने में, अटल जी इस बात को समझते थे। तभी शायद इन्होंने 2003 में एक नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च करी। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर तब तक ये सिर्फ तीसरी साइंस के ऊपर पॉलिसी थी। इसमें साइंटिस्ट को बढ़ावा दिया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया था। इस पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव था टू इंश्योर दैट द मैसेज ऑफ साइंस रीचेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, सो दैट वी एडवांस साइंटिफिक टेम्पर, इमर्ज एज अ प्रोग्रेसिव एंड एनलाइटेंड सोसाइटी। ये सुनने में बड़ी नॉर्मल सी चीज लग रही है, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये चीज बहुत ही अनकॉमन हो चुकी है। 2003 में इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना 1.1% जीडीपी इन्वेस्ट करती थी। उतना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाला जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2007 तक ये नंबर 2% ऑफ जीडीपी तक ले जाया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और जब से कांग्रेस आई तब से ये नंबर नीचे जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है और आज 2018 में दोस्तों ये 0.69% पे पहुंच चुका है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 2% या उससे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, साउथ कोरिया में 4.29% किया जा रहा है, इसराइल में 4.1, जापान में 3.5। ये ऐसे देश हैं जो साइंस को बढ़ावा देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। और बिल्कुल नीचे हमारा इंडिया आता है, जहाँ पे 0.69% है 2018 में। 2003 में हम जितना साइंस को प्रमोट करते थे, 2018 में उसका कुछ भी परसेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो कुछ ज़माना ही और था दोस्तों। आज के दिन ये हालत हो गई है कि रॉन्ग नंबर बाबाओं को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पे बिठा दिया जाता है, कंप्यूटर बाबाओं को मिनिस्टर्स की पोस्ट दी जाती है, लकड़ियों पे आग लगाई जाती है कह के कि इससे पोल्यूशन कम होगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स दी गई हैं मंत्रियों की तरफ से कि मेरी गिनती खत्म हो गई है। अंधविश्वास को और सुपरस्टिशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन खैर, वापस चलते हैं अटल जी की साइंटिफिक अचीवमेंट्स पे। चंद्रयान-1 जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट था इंडिया की तरफ से स्पेस में जाने वाला, 2008 में गया था, इसका अप्रूवल अटल जी ने दिया था। इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट भी अटल जी की सरकार के टाइम पे ही डिक्लेयर किया गया था, जब इन्होंने वो फेमस पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे। हालांकि ये डिबेटेबल है कि एक्चुअली में इंडिया को उससे कितना फायदा हुआ था। आगे चलते हैं इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में विदाउट डाउट इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट। इसके बारे में आपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा होगा। ये देश का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क था, हाईवे प्रोजेक्ट था। इसकी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 50,000 करोड़ रुपए।
दोस्तों, जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी 1999 में, तो जो सारे हाईवेज की टोटल लेंथ है, अगर उन्हें एडअप कर दिया जाए तो वो 50,000 किलोमीटर्स थी। और 2004 में जब इनकी सरकार गई थी, तब तक हाईवेज की लेंथ 65,000 किलोमीटर्स हो चुकी थी। यानी 5 सालों में इन्होंने 15,000 किलोमीटर के हाईवेज बनाए। फॉर कंपैरिजन, इनके बाद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, उनके 10 सालों में हाईवे की लेंथ बढ़ के 79,000 किलोमीटर्स तक हो गई थी। तो उन्होंने 10 साल में जितना किया, इन्होंने 5 साल में किया। इसके बाद इनका एक और सक्सेस था ग्रामीण सड़क योजना की, हर गांव तक सड़क पहुंचाना। दिल्ली मेट्रो, जो आज के टाइम पे दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से है, उस प्रोजेक्ट को भी अप्रूव अटल जी ने ही किया था। तो नेहरू जी मौजूद थे उस बहस में। तो होटल सरकार बनाए कि न बनाए, घाटे में रहेगा कि या फायदे में रहेगा, मैं खड़ा हो गया। मैं नया नया मेंबर था, मैंने कहा सरकार का काम होटल बनाना नहीं है, हॉस्पिटल बनाना है। तो नेहरू जी बिगड़ गए, ये नए मेंबर आए हैं, ये बातें समझते तो है नहीं। हाँ, हम होटल भी बनाएंगे और होटल के मुनाफे से हॉस्पिटल भी बनाएंगे। वो होटल अभी तक घाटे में चल रहा है। इकोनॉमी की बात की जाए तो इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के जो हिस्टोरिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखा। इन्होंने एक स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करके रखी, इसके बावजूद कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इनकी सरकार के बीच में। एक पार्लियामेंट अटैक हुआ था 1998-99 में, साइक्लोन्स आए थे 2001 में, एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था गुजरात में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था उसकी वजह से। वर्ल्ड ऑयल क्राइसिस आई थी वर्ल्ड में, 9/11 अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था इंडिया में, कारगिल वॉर भी हुई थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी नीचे गिर सकती थी, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी को नीचे नहीं गिरने दिया। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया और फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि इतना सक्सेसफुल हुआ। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये चार्ट दिखाता है कि इंडिया के पास कितने रिजर्व्स थे एज अ प्रोपोर्शन टू इंडिया के पास ऊपर कितना कर्ज लगा हुआ था, डेट थी। तो 100% से ज़्यादा क्रॉस कर गया, यानी इंडिया के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो अपना सारा कर्ज चुका देता और उसके बाद भी पैसे बचते। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इनकी। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ऊपर गया इनके टाइम पे। चौथी सबसे बड़ी अचीवमेंट अटल जी की सरकार की मैं कहूँगा फॉरेन पॉलिसी में थी। ये मानते थे कि हमें अपने सारे नेबर्स के साथ पीस बना के रखना चाहिए और टाइज को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को गालियां देकर वोट्स की भीख मांगो, ये इस चीज़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते थे। ये किसी भी देश को अपना दुश्मन देश नहीं समझते थे। यहाँ पे चाइना के साथ इंडिया के काफ़ी सारे टेरिटरियल डिस्प्यूट्स थे जो इनकी सरकार ने रिजॉल्व किए और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया। यूएस और इंडिया के टाइज ने भी एक नया दौर देखा अटल जी की सरकार के अंदर। बिल क्लिंटन यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आए, जो कि काफ़ी साल बाद था कि कोई यूएस प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे थे। कश्मीर में फ्री और फेयर इलेक्शंस भी पहली बार अटल जी के टाइम पे ही हुए। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि अगर अटल जी एक टाइम और प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो आज कश्मीर के हालात कुछ अलग होते, शायद वो बहुत ही पीसफुल स्टेट होता आज। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में इनकी सबसे डेयरिंग अचीवमेंट थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस प्रमोट करने की कोशिश। 1999 में इन्होंने दिल्ली से लाहौर की एक नई बस सर्विस चलाई, जिस बस में ये खुद बैठ के लाहौर तक गए। लाहौर में इन्होंने फेमस स्पीच दी जिसको पाकिस्तान टीवी ने दिखाया और काफ़ी सारे पाकिस्तानियों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ ही महीने बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ गई और जो पीस टॉक्स थी उसको बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, इन्होंने पीस टॉक्स को वापस रिज्यूम किया। 2001 में इन्होंने प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को इंडिया में आगरा में बुलाया बातचीत वापस शुरू करने के लिए और एक सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों देशों में। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि आगरा समिट में दोनों ही देश अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए और एक सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत क्लोज आ चुके थे, लेकिन वो सोल्यूशन मटेरियलाइज नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। मैं आपसे एक दो पूछता हूँ। पाकिस्तान के साथ अमन चैन जो आपने लाया, जिस प्रकार से आपने जो पहल की, क्या आप समझते हैं ये एक परमानेंट प्रोसेस है अब पाकिस्तान के साथ? नहीं, अगर ये परमानेंट प्रोसेस बन जाती है तब मैं उसे अपना अचीवमेंट मानूंगा। क्या ये आपका लक्ष्य एक प्रकार से है कि एक प्रकार से जब भी अगर आप प्रधानमंत्री एक बार फिर बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ? नहीं, केवल पाकिस्तान नहीं, सभी पड़ोसी देशों के साथ। पांचवी अचीवमेंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी और इनकी बिलीव्स। ये एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे, हम्बल इंसान थे, खास आदमी और आम आदमी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ इंडिया इज़ नॉट सेक्युलर देन इंडिया इज़ नॉट इंडिया एट ऑल। इस कोट से पता चलता है ये इंक्लूसिव ग्रोथ में विश्वास रखते थे, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे।
पॉलिटिक्स में अटल जी एक अनमोल रत्न थे। ऐसे पॉलिटिशियंस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। कभी भी ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को नीचा दिखाने के लिए कभी गालियां नहीं देते थे, उनसे गंदी भाषा में बात नहीं करते थे, हमेशा डिग्निटी और रिस्पेक्टफुली बात करते थे। इनफैक्ट बहुत से ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को इन्होंने तारीफ करी है, उनकी तारीफ करी है और रिस्पेक्ट भी दिए हैं अपने। जैसे कि आप समझते हैं आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप कंसेंशुअल पॉलिटिशियन है, इसलिए लोगों को साथ ले नहीं, लोगों को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, वरना आप इतने विशाल और विविधता से पूर्ण देश में कुछ कर नहीं सकते। बट इज दैट योर बिगेस्ट डिफिकल्टी रनिंग एन अलायंस गवर्नमेंट, जिसमें एक तरफ जैसे मैंने कहा वीएचपी कहती है कि वाजपेयी निकम्मा प्राइम मिनिस्टर है। अलायंस नहीं, वो मजबूरी है आरएसएस के साथ जुड़े होने की। कभी भी अपनी गलतियों का दोष ये नेहरू को नहीं देते थे, जैसे कि आजकल कुछ पॉलिटिशियंस बहुत करने लग गए हैं। इनफैक्ट आप इनकी बात सुनेंगे, नेहरू जी की जब डेथ हुई थी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो आप सुन के शायद हैरान हो जाएंगे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने क्या कहा था। भारत माँ हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट सन टुडे, द लॉस टू पार्लियामेंट इज इररिपेरेबल। इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई हैव विद हिम, आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर हिज ग्रेट आइडियल्स, his integrity, his love for the country and his indomitable courage। ये सब शब्द थे जो वाजपेयी जी ने नेहरू जी के लिए कहे थे। काफ़ी लोग अटल जी के बारे में कहा करते थे कि ही इज़ द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इनकी जो बिलीव्स थी, इनके जो एक्शंस थे, उनको देखकर लगता नहीं था कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए था, क्योंकि जो भी बाकी के बीजेपी पॉलिटिशियंस थे वो इनसे काफ़ी अलग थे। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ये कुछ इनकी अचीवमेंट्स थी दोस्तों। इन सबको देखकर स्पेसिफिकली जो पहली 4 परफॉर्मेंस बेस्ड अचीवमेंट्स थी, इनकी सरकार में जो परफॉर्मेंस की गई थी, उसको देखकर कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया थे। आप द बेस्ट मत कहो, लेकिन टॉप 3 में मुझे लगता है इन्हें डेफिनेटली आना चाहिए। आपके क्या ओपिनियंस हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। और एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है। वाजपेयी जी की अपनी कमियां थी, इनके अपने नेगेटिव पॉइंट्स थे। उनके बारे में मैंने अपने वीडियो में बात नहीं की है, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन एक वीडियो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, विनोद दुआ जी का द वायर पे आप वीडियो देखिए। इन्होंने वाजपेयी जी की कमियों को, इनके नेगेटिव पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार में बता रखा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एक बैलेंस्ड व्यू अपनाइए। अनभक्ति मत कीजिए किसी की। अटल जी की आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, उनसे सीखिए, लेकिन आपको ब्लाइंड बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी इंसान की आपको दुनिया में ब्लाइंड बिलीव नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपके लिए सबसे बड़े सिद्धांत क्या रहे हैं जब आप पब्लिक लाइफ में आए हैं? आपके सबसे बड़े सिद्धांत जो आप समझते हैं, आप आज भी आप अपने आदर्श सिद्धांत क्या समझते हैं? प्रामाणिकता ही सबसे बड़ा सिद्धांत है।